बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। वीकेंड है और ईद के बाद पहला वीकेंड है और अभी तो लाहौर में वैसे ही ट्रैफिक के मामलात को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि अभी काफ़ी सारे लोग जो दूसरे शहरों को गए थे वापस नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह मामलात ज़िंदगी तो ईद के चौथे दिन से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन मंडे से प्रॉपर आपको चहल पहल शहर में नज़र आएगी। तो वीकेंड लाहौर के तो वैसे ही पूरा हफ्ता बच्चों की कुछ स्कूलों में छुट्टियां एक्सटेंड हो गई थी, तो अभी तक वो ईद वाली छुट्टियों का थोड़ा सा इम्पैक्ट चल रहा है जी। सो वीकेंड है जी, अच्छे से प्लान कीजिए और अच्छा अपना वीकेंड स्पेंड कीजिए। मौसम में कुछ तब्दीली भी देखने में आ रही है, आगे आगे मौसम मज़ीद भी तब्दील होगा। अच्छा जी, जहाँ मैंने स्कूल्स का जिक्र किया कि मंडे से खुल रहे हैं, तो एक इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है वो मैं आपको बताऊं जी। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से बड़ा मामले को सीरियस लिया गया है। स्कूलों के बाहर जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए ज़िब्रा क्रॉसिंग जो है उसको वाज़े करने की जो है वो हिदायत जारी की गई हैं, ताकि वो बच्चे जिन्होंने रोड क्रॉस करना होता है उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बताऊं, ज़िब्रा क्रॉसिंग बनाने के साथ साथ छुट्टी के वक्त बच्चों को सड़क पार करवाने के लिए एक टीचर की ड्यूटी भी लाजमी लगवाई जाए, ये भी कहा गया है। सो रोड सेंस बच्चों में, बड़ों में, सब में लेके आने के लिए प्रॉपर आपको इसको सब्जेक्ट का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर जहाँ कहीं पर ज़िब्रा क्रॉसिंग है भी, उसको यूज़ करने का लोगों को नहीं पता। सो इन तमाम चीज़ों को अगर हम सब्जेक्ट का हिस्सा बनाएंगे, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। कैसर खोकर साहब, नायाब, अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब, कितना ज़रूरी है इसको सब्जेक्ट का हिस्सा बनाना, स्टूडेंट्स को इस बारे में बताना? बिल्कुल, जो आगाही है, किसी भी इशू की आगाही हो, आगाही ज़रूरी होता है। ख्वाह वो डेंगू हो, ख्वाह वो पोल्यूशन हो, ख्वाह वो स्मोग हो, ख्वाह वो ट्रैफिक के कवानीन हो, उनकी आगाही, या क्राइम हो, या दूसरी जो खवातीन के मुतलका जो जराइम है उनकी आगाही बहुत ज़रूरी है। और ये हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर स्कूलों में जो टीचर है वो जब फारग हो तो बच्चों को जो आगाही के वाले से भी लेक्चर दिया करें, ताकि लोगों को खास तौर पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सड़क क्रॉस करने के लिए स्कूलों के बाहर बड़े हादसा आते हैं। जब स्कूलों की छुट्टी का वक्त होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा स्कूलों के बाहर ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। आप डीपीएस के बाहर चले जाए तो इतनी सड़क पूरी जो बंद हो जाती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। आप लाहौर ग्रामर स्कूल है या बीकन हाउस है या एचएसएन कॉलेज के बाहर चले जाए तो वहाँ ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वाले से जो है ना वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक तो ज़रूरी है, दूसरा लोगों को ट्रैफिक पार्किंग के लिए मुनासिब जगह पर गाड़ी पार्क करने का एक सेंस आनी चाहिए। जो स्कूल से बाहर पेरेंट्स लेने आते हैं, गाड़ियां जब बेहंगम तरीके से खड़ी होती हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव तब हो जाता है। बिल्कुल, उस वाले से वो एक तो सही तरीके से पार्किंग करे, फिर दूसरा लेन और लाइन जो है ना उसकी पासदारी करे। जो पेरेंट्स आते हैं लाइन, खासतौर पर लाइन का ख्याल रखें और लाइन में अपनी गाड़ी खड़ी करें, लाइन को ना तोड़ें। किसी भी सूरत लाइन में तोड़ने की वजह से जो है ना आगे की गाड़ी भी आ जाती है, इधर से भी गाड़ी चल पड़ती है और लाइन तोड़कर फिर दरमियान में ट्रैफिक जो है ना फंस जाती है और मसला बन जाता है। इस वाले से ये आगाही जो है ना पेरेंट्स को भी जरूरी है देनी और जो स्टूडेंट है उनको भी देनी जरूरी है। सही दो रहने आप। अच्छा देखें, जहाँ पे कवानीन होते हैं और लोगों में शऊर नहीं होता तो वो पाकिस्तान वाला हाल होता है। आप देखें कवानीन तो है लेकिन लोगों को शऊर नहीं है। यहाँ पे मेरा ख्याल अब ट्रैफिक वार्डन बेचारे सीट बेल्टें बंधवाने और हेलमेट पहनाने के ही दौर से बाहर नहीं निकले। और हालांकि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि आपने सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करनी है, आपकी जान की हिफाजत है, आपने हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलानी है, आपके सर और दिमाग की खासतौर पर ट्रॉमा वाली जो ऑपरेशन के बाद सूरत हाल होती हैं एक्सीडेंट्स के बाद, उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसमें अमल दरामदी करते। फिर लाइन और लेन की तमीज़ आज तक हम लोगों को नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि लाइन और नहीं पता। 80% लोगों को नहीं पता लाइन और लेन में फ़र्क क्या है। फिर आपने इंडिकेशन सड़कों पे कर दी, आपने बोर्ड्स लगा दिए कि राइट मुड़ने वाले पहले ही राइट लेन में आ जाएं, लेफ्ट वाले पहले ही लेफ्ट लेन में आ जाएं, सीधे जाने वाले मिड में आ जाए। होता क्या है, राइट वाले ने लेफ्ट जाना होता है, लेफ्ट लेन वाले ने राइट जाना होता है और इतनी क्रिस क्रॉस से आपकी ट्रैफिक बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर जब शऊर नहीं था हमें तो हमने उल्टे अंडरपास भी डिजाइन कर दिए। आपने देखा जेल रोड वाला अंडरपास कि वो ट्रैफिक एक ऐसा अजीब अनोखा मनसूबा है कि ट्रैफिक राइट स्मूथ जा रही होती है, उन्होंने वो लेफ्ट डिज़ाइन कर दिया, तो हमें वो भी था। तो शऊर जहाँ नहीं होता ना, जहाँ पे आगाही नहीं होती, जहाँ पे पता नहीं होता, वहाँ पे इस किस्म के मसाइल होते हैं। फिर आप एक कानून बना दें, जिस तरह खोकर साहब ने बात की कि खवातीन को उनके हुकूक के लिए कवानीन बनाए गए, लेकिन अगर उनको उनसे आगाही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमने कहाँ कॉल करनी है, क्या इस्तेमाल करना है,
किस किस तरह की वायलेंस में हमें इसका फ़ायदा हो सकता है, किस किस किस्म के ऑन जॉब हैरेसमेंट में हमें इसका फ़ायदा हो सकता है। जब उनको पता ही नहीं तो आपका कानून साजियों का क्या फ़ायदा। बिल्कुल ऐसा आप 400 कानून बनाते जाएं, लेकिन अगर लोगों को अपने कानून इस्तेमाल करने की आगाही नहीं है ना, तो वो नहीं। इसी तरह ट्रैफिक कवानीन बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक कवानीन से पहले आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में आप थ्योरेटिकल टेस्ट देते हैं, आपका रिटन टेस्ट होता है इन्हीं चीज़ों पे। जब वो रिटर्न क्लियर करते हैं फिर आपकी क्लासेस होती हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल होता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। या तो आप 4 दिन में, 4 घंटे में अगर हाथ पड़ता है जिसको चाहिए तो चाय का कप पीते पीते लाइसेंस बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इतना भी प्रोटोकॉल आपको मिल जाता है, लेकिन वहां पे थ्योरी के पास किए बगैर नहीं होता। तो वहां पे थ्योरी की इतनी अहमियत है जो हम अब जा रहे हैं जिस तरह, बिल्कुल बिल्कुल कि हम उसको निसाब में डालें, सिलेबस में डालें, प्रैक्टिकल लें, कुछ करें, तो ये बड़ा जरूरी है, होना चाहिए। और रोड क्रॉस करने का तरीकेकार क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, ये जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लोगों को लेन की पाबंदी का नहीं पता, राइट से लेफ्ट कैसे होना है ये लोगों को नहीं पता। तो ये आज अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में आगाही हो तो इसको निसाब का हिस्सा बनाएं, बच्चों को बताएं। आजकल तो बड़े तरीक़ेकार हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझा सकते हैं। स्कूल्स के पास बहुत सारे जदीद चीज़ें आ चुकी हैं, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब मुश्किल नहीं रह गई हैं, बस आपको इसको कोर्स का हिस्सा बनाना हो। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की लीड स्टोरी है जी, कदीम लाहौर की बहाली का प्लान है और 12 मनसूबों का PC1 तैयार है जी, और नई पार्किंग साइट भी बनाई जाएंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी इस खबर में मुझे चीज लग रही है, क्योंकि शहर का बहुत बड़ा मसला है जी, कहीं पर पार्किंग की आपको जगह नहीं मिलती। तो ये बहुत अहम इकदाम है जो उठाया जाएगा। कैसे खोखर साहब? जी बिल्कुल, कदीम लाहौर के 12 मनसूबों का PC1 तैयार हुआ। नई पार्किंग साइट्स जो बनाई जाएंगी। हेरिटेज एरिया की बहाली के लिए शहर को 6 जोन में तकसीम किया गया है। बार रोड, अनारकली, नीला गुंबद का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। अंदरूनी शहर, अंदरूनी लाहौर और मुल्का इलाकों की अंडरग्राउंड पार्किंग का सिस्टम जो है वो बनाया सिस्टम होगा, और अंदरूनी शहर लाहौर तजावजात के खात्मे के लिए मुस्तकिल जो है वो फसील बनाई जाएगी ताकि तजावजात ख़त्म हो सकें। और शालमी, अकबरी मंडी, यक्की गेट, मोची गेट जो है ये गेट जो है ना ये दोबारा तमीर किए जाएंगे, और आर्काइव डिपार्टमेंट जो है उससे इसकी तस्वीरें ली जा रही है। पुराने जो ओरिजिनल गेट जो क्या किस हालत में थे, किस तरह के थे, उस तरह के दोबारा गेट जो है ना नए सिरे से बनाए जाएंगे। और लाहौर के अंदरूनी शहर को एक टूरिस्ट प्लेस जो है ना वो बनाया जाएगा, और इस हवाले से ये इक़दाम किया गया। इस पर टोटल जो है 9 से 10 अरब रुपया की लागत आएगी। ये प्लान मंजूर हुआ है, ये महकमा बल्दियात ने प्लान मंजूर कर लिया। ये वॉल्ट सिटी की जिम्मेदारी है? देखिए, ये जिम्मेदारी तो बहुत सारे इदारों की थी, वॉल्ट सिटी की जिम्मेदारी थी। अब वो महकमा लोकल गवर्नमेंट तो कर रही है, और सरप्राइजिंगली वज़ीर आला ये जो सारे एरियाज मेंशन किए गए वॉल्ट सिटी के अंदर, बिल्कुल वज़ीर आला इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, और उन्होंने स्पेशल टास्क दी, और जो इदारे नहीं काम कर रहे थे वो अब उनसे काम नहीं कराना चाहती। अच्छी बात है, जिसका काम था वॉल्ट सिटी अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी, अगर वो अब उनसे काम नहीं करवाना चाहती और महकमा बल्दियात को ये टास्क सौंपा है और अंदर के वो प्लानिंग करें, प्लानिंग करके इसकी चीज़ें को रिवाइव करने के लिए पूरा PC1 की तैयारी करें, तो अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ जो काम नहीं करता उसको फारिग कर देना चाहिए, इसमें तो कोई ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। आप अगर अंदरून शहर के अंदर चले जाएँ, हालत क्या है, आपने पूरे शहर के हालत बेहतर करनी शुरू की, लेकिन अंदरून शहर जो है ना वो गड़ बन चुका है। उसके अंदर एक बड़ा कदीम कॉलेज है, चूना मंडी कॉलेज, मियां आसिफ की हवेली में, आप उसकी हालत देख लें, इतनी खूबसूरत वो हवेली है, और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त आपको आर्काइव और अपनी विरसा के तौर पे चीज़ें मिलती हैं, आप उसकी हिफाजत नहीं कर सके। दुनिया जहाँ शरीफ साहब CM थे, उन्होंने बड़ा फोकस किया था, लेकिन जो भी चंद एक चिकों पे किया, हजूरी बाग में कर लिया, बार थोड़ी सी और मुख्तलिफ चीज़ों पे कर लिया, लेकिन उसके बाद वो तो नहीं कर सके। अब वॉल्ट सिटी अथॉरिटी का क्या काम है कि जी वो सिर्फ फंक्शंस करवाती हैं, बड़े बड़े VVIP लोगों को बुलाती हैं। अच्छा, मैं यही कहने लगी, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, बस बाकी दुनिया को पाबंदी होती है जाने की वहाँ पे, और वो करवा के अपना वो शाबाश लेके उसके बाद कहते हैं पूरे लाहौर के लिए कोई आम लोगों के लिए हम बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, आम लोगों के लिए 4-5 रिक्शे चला दिए, बस एक आध कोई वो हिस्ट्री नाइट और वो थोड़ा किसी को बता दिया, कोई लोग चले गए तो अंदर कर दिया। मुझे बताएं, वॉल्ट सिटी अथॉरिटी जिसका इतना बजट है, उन्होंने आसार कदीमा और पुराना तारीखी विरसा बहाल करने में कितना किरदार अदा किया, उन्होंने कितना काम किया जो उनको करना चाहिए था, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करता। चले, महकमा लोकल गवर्नमेंट तो कर देगी, अगर उनके जिम्मे लगा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर दिया वो तो करेंगे, अपना तमाम गेटों की बहाली भी करेंगे, सारी चीज़ चलाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जो पार्किंग प्लाजे थे
ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनाने थे, बिल्कुल सही, MCN ने बनाने थे। नीला गुंबद तो मैं थक गया खबरें दे दे के। उसके बाद LDA आया बीच में, उन्होंने कहा जी चले हम बना के देते हैं, वो भी थक हार गए, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, फारिग कर दिया। एक पार्किंग प्लाजा जो रंग महल के अंदर है, D टाइप पार्किंग प्लाजा, वो इतना बड़ा मतलब कि इस वक्त अजाब बन चुका है वहाँ के रहने वालों के लिए। वो एक वही ऑप्शन है कि आपने रिवाइव ही नहीं किया उसको। ठीक है, अंदर माफिया बैठा है, अंदर जो पर्चियां हैं वो मनपसंद ली जा रही हैं, डबल डबल ट्रिपल चार्ज किया जा रहा है, लोगों को जलील किया जा रहा है। वहाँ पे पक्के पक्के ठेले ठके बन चुके हैं आप लोगों के, और नशई जो है वो शाम के बाद वहाँ पे डेरे डाल देते हैं। वो प्लाजे की आपने हालत क्या की। आप कम से कम रिवाइवल की तरफ ही ले जाए चीजों को, तो ये चीजें चल पड़े। जब तक रिवाइव नहीं करेंगे ना, मेरा ख्याल है कि नई चीजों को बनाने का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना इनको। और जितनी तजावजात, जितनी बिल्डिंग्स अब वॉल सिटी के अंदर वॉल सिटी अथॉरिटी ने बनवा दी है, वो क्या गिरा देंगे आप? जितने ज्यादा प्लाजे खड़े करवा दिए मेन अंदरून शहर के अंदर, जितना आपने उसका पुराना हुस्न बर्बाद कर दिया है, वो किस तरह रिवाइव होगा? चले आपने गेटों को खूबसूरत करके आप बड़ा नया तरीके से बना देंगे, हो जाएगा। जो सबसे बड़ा मसला वहाँ पर तजावुजात का है, जिसकी वजह से आपको बेहंगम सा एक मरले पे एक मंजिला प्लाजे खड़े करवा दिए। बड़ा इशू वो छोटी छोटी गलियों के अंदर घरों को डैमेज करके करवा दिया। वहाँ पे कोई किसी का कानून चेक करने का हिसाब किताब ही नहीं। जो होता है वो पुरानी इमारत, पुरानी किस्म के जो आर्किटेक्चर को तोड़ता है और वहाँ पे नया प्लाजा खड़ा कर देता है। कंट्रोल ही नहीं है। पार्कों का हाल क्या है? PHA ने पार्क बना के इनके हैंडओवर किए। अली पार्क, सर्कुलर पार्क, बाहर वाले जितने भी नवाज शरीफ विकी गेट के आसपास जितने भी पार्क हैं वो रिवाइव करके इनके हवाले किए। वहां पे इनकी हालत देख ली उन्होंने क्या कर दी उन पार्क को। बिल्कुल सही कह रहे हैं खोखर साहब। PC1 तो तैयार हो गया, कोई टाइम फ्रेम, कोई प्लान इसका बताया गया कि कब अमल होना है? PC1 तैयार नहीं होगा, बल्कि PC1 लोकल गवर्नमेंट महकमे ने मंजूर भी कर लिया। अब ये PND में जाएगा और PND इसकी अप्रूवल देगी। 9 से 10 अरब रुपये इस पर लागत आएगी और ये इसी साल जो है ना, ये इस पर अगले यानी कि जून में जो बजट आ रहा है उसमें ये प्लान रखा जाएगा और ये काम इसी साल जो है ना इस पर शुरू कर दिया जाएगा। और ये बड़ा अच्छा मनसूबा है कि जो अंदरूनी शहर है वहाँ पर आपको बताऊंगा, अंदरूनी शहर लोगों ने स्टोर बनाए हुए हैं, गोदाम बना लिए हुए हैं। जो तारीखी मकामात है वहाँ गोदाम बने हुए हैं, लोगों ने अपनी वो स्टोर बनाए हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं उनको महफूज नहीं किया जा रहा। अब उनको महफूज करने का फैसला हुआ है और इसके लिए बजट भी रखा गया है और इसके लिए 12 मनसूबों के जो PC1 है ये तैयार हुए हैं। नई साइट्स जो है ये मंजूर की गई हैं। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कैसे भूल सकते हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा असद साही साहब, जो कि चीफ रिपोर्टर सिटी 42 हैं। आज उन्हें हमसे 10 बरस बीत गए हैं और ये टाइम कितनी तेज़ी से गुजरा समझ भी नहीं आता। असद साही साहब ना सिर्फ एक अहम हिस्सा थे सिटी 42 का, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वो एक उस्ताद की हैसियत रखते थे। डस्का के नवाही कस्बे मंदरावाला से लाहौर आने वाले असद साही ने अनथक मेहनत और कुछ कर गुजरने की लगन में दुनियाए सहाफत में जल्द ही अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर ली। अपने पेशे से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाले असद साही अपने करियर के उरूज पर 47 साल की उम्र में आर्ज़े कल्ब के बाइस इंतकाल कर गए। यूं तो असद साही 5 अप्रैल 2015 को चल बसे, लेकिन आज भी शहर की सहाफी बरादरी के दिलों में जिंदा और जावेद हैं। सीनियर सहाफी असद साही मरहूम की अचानक वफात सिटी 42 फैमिली के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान के साथ लाहौर के बासियों के लिए भी गहरा सदमा थी। सिटी न्यूज नेटवर्क जेल रोड से कोट लखपत मुंतकिल हुआ तो अपने बानी रुकन असद साही की यादें भी अपने साथ नए दफ्तर में ले आया। सिटी न्यूज नेटवर्क का न्यूज रूम असद साही मरहूम के नाम से मंसूब है। असद साही मरहूम ने अपनी अमली जिंदगी से कारज़ारे सहाफत में आने वालों के लिए लगन और मेहनत का पैगाम दिया। उन्होंने लवाहिकीन में एक बेटी, एक बेटा और दोस्तों के लिए नाकाबिले फरामोश यादें छोड़ी।
कुछ लोग वाकई बहुत खास बहुत स्पेशल होते हैं, तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए असद साई साहब का वो मकाम है मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मेरा तो वो ज्वाइनिंग का मेरे ख्याल से 3-4 साल का अरसा था, बट स्टिल असद साई साहब वो उस्ताद थे जो आते जाते गलतियां भी बताते थे कि क्या गलत आज के न्यूज़ बुलेटिन में पड़ा, क्या आज के न्यूज़ बुलेटिन में सही पड़ा, सवाल किस तरह से करना है। तो नो डाउट बहुत बड़ा रोल रहा मेरे अपने करियर में असद साई साहब का, क्योंकि मुझे तो हमेशा जब मैं 7 बजे का बुलेटिन उस टाइम पे हमारा रूफ टॉप्स होता था, मैं नीचे आ रही होती थी तो मैं छुप रही होती थी, कहीं असद साई साहब नजर आ गए तो उन्होंने मेरी गलतियां बता देनी है। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा और अहम रोल हमारे अपने करियर में असद साई साहब का बहुत रहा है। खोखर साहब आपका तो बड़ा टाइम जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उनको जन्नत में आला मुकाम दे। वो बड़े अच्छे इंसान थे और अब अल्लाह ताला हम सबको उनकी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनको जन्नत में दे, आला मुकाम दे, और उनके जो बच्चे हैं उनकी अच्छी एजुकेशन हो, उनके अच्छे इंसान बने, और असद साई को हम हमेशा याद रखते हैं और आइंदा भी याद रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, साई साहब की जो कमी है ना हमारे इस इदारे में आज तक पूरी नहीं हो सकी। उनके जाने के बाद एक दहाई गुजर गई, 10 साल गुजर गए, बड़ी बात होती है, लेकिन उन जैसा मकाम इस इदारे में आज तक ना किसी ने हासिल किया और ना नजर आ रहा है। वो अहम तो बहुत मामूली लफ्ज़ है, वो लाजिम और मलजूम हिस्सा थे इस इदारे के, और मोहसिन साहब को जितने करीब थे वो तो हम जानते हैं, हमने देखा, और जिस तरह उन्होंने उनकी डेथ को अपने दिल पे लिया तो वो भी कोई मालिक कम ही लेता है। दूसरी बात, और हमने जो सीखा, जारी बात है मेरी ज्वाइनिंग उनके हाथ पे थी, हमने जिस तरह उनसे सीखा, शाम को महफिल लगाना, चाय के कप पे सबको लेके बैठना, अपने घर पे दावत पे बुलाना, वो चीज़ें ना हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती। दूसरी बात है कि उनके जितने ताल्लुकात थे, उनके जितने ज़्यादा आज तक जानने वाले हैं, आज तक कोई किसी बंदे को हमको रेफरेंस दे सहाफ़ती बरादरी में, बल्कि जितने भी सीनियर पुलिस अफसरान हैं लाहौर में जो उनकी शिनाख्त है, हम किसी को भी आज भी नाम ले तो आज भी लोग उस तरह इज्जत का एहतराम करते हैं, और ये ना किसी के जाने के बाद बहुत कम होता है। बिल्कुल आपने लोग बड़ी तेज़ी के साथ मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आज मतलब 2-4 दिन पहले मैंने किसी से, कोई बड़ा बंदा था, मैंने उसे हवाला दिया तो कहता यार असद साई तो मेरा दोस्त था। तो वो ऐसी बातें जो है ना बहुत कम लोगों के बारे में गिनी जाती हैं। फिर जिंदा दिल इंसान थे, मतलब कि मैंने तो उनके साथ ज़िंदगी के बथेरे सफ़र किए ना। अभी जब तस्वीरें चला रही थी, ये दुबई गए हम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक एग्जीबिशन थी, उसके बाद सऊदी अरब मैनी टाइम्स गए, फिर लोकल इतने सफ़र किए, कराची, फैसला, मुल्तान, पता नहीं कहाँ। तो वो एक डेफिनेटली ऐसे शख्स थे जिनके अंदर सहाफत के अलावा भी और बड़ी खूबियां थी जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। चीफ रिपोर्टर तो थे, लेकिन वो जो घर में, मैं हमेशा कहती होती हूँ, एक बड़ों का रोल होता है ना कि सब लोग मिलजुल कर बैठ रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और उस हंसी मजाक पे वो काम भी सिखा रहे हैं, और अपने भाइयों के लिए रोल मॉडल थे। आप अली साई को देख लें, आप इनके बड़े भाई नौकेश साई साहब को देख लें, आप ओन साई साहब को देख लें, आज अपनी एक शोहरत और बुलंदियों के मर्तबे पे फाइज हैं, और ये वो भाई हैं जिनको साई साहब ने उंगली पकड़ के लेके चले साथ और सहाफत में शामिल किया। आज वो चमकते दमकते सितारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा भाई अगर किसी की ज़िंदगी में हो तो वो किसी नेमत से कम नहीं होता। और उनके वालिद साहब, अभी हम उनकी वालदा की जब जनाजा था कुछ अर्सा पहले गए, तो उनके वालिद साहब या उनके कोई भी, वो सारा ख़ानदान, पूरा गाँव आज भी असद साई साहब को याद करता है, इतने साल गुजर जाने के बावजूद। बिल्कुल। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला असद साई साहब के दर्जात बुलंद करे। हमेशा जब नाम सिटी 42 का लिया जाएगा जहाँ कहीं पे, तो सबसे पहले नाम लिया जाता है जहाँ कहीं पर भी वो असद साई साहब का है। तो बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बगैर रिसाइकलिंग प्लान नक्शा मंजूर ना किया जाए, हाईकोर्ट का कहना है। पानी जाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम, तो हाईकोर्ट बहुत अरसे से कह रही है। अमल दरामद किसने कराना है, दुरे नायाब? अमल दरामद जिन्होंने कराना है ना, वो कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं। आप यकीन करें, ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा फिरने का इतफाक़ हुआ, क्योंकि काम होता नहीं था और ड्यूटी भी थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। LDA जो काम किरदार अदा कर सकता था वो नहीं कर रहा। LDA के अंदर जो कंट्रोल्ड एरिया में प्लाजे, इमारतें, CM को जो रूट इवन के ख़ियाबान फिरदौसी, ख़ियाबान जिना, पाइन एवेन्यू, जाती उमरा अड्डा प्लॉट तक, वहाँ पे तमाम प्लाजे जो है ना, वो बिल्डिंगें ना सिर्फ धोते हैं बल्कि उसके सामने जो कार पार्किंग एरियाज हैं, आगे सड़क तक, वो पूरी वॉश करते हैं साफ पानी के साथ। यहाँ से आप अंदाजा लगा, और कर रहे थे, खुल्लम खुला कर रहे थे। बड़े बड़े जो आपके खाने पीने के पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो फूड आउट चेन्स हैं, वो सारा ये हरकतें कर रहे थे। एक बहुत, और ये रोजाना की बुनियाद पे एक बहुत, बिल्कुल एक बहुत रिप्यूटेबल चेन कर रही थी,
जिसको शायद दुनिया के और किसी कोने में इजाजत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में फर्श हो रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, तो अब तो इत्तेफाक से खबर आ गई है। अब हाई कोर्ट ये कहता है कि LDA वो नक्शा पास ना करे जहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट ना हो, जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के स्टोरेज का काम ना हो, वो ना करे। ये किसी सोसाइटी में है भी और की? नहीं, कहाँ क्या, लेकिन कानून को बनाया LD मैं ने वही ऐसा। कह रही हूँ, ये तो कोई कानून, ये किसी कानून के तहत होना है ना। अब किसी कानून के तहत अगर ऐसा है, पूरे लाहौर में कहीं नहीं है, किसी सोसाइटी में नहीं है। अब अगर LDA ने करना है तो कानून साजी की जरूरत है। कहाँ कौन कानून कर रहा है? एक छोटी सी रूलिंग पास की थी इससे पहले, वो आज तक नहीं पास हुई कि आपने एक ग्रे वाटर का जो यूजेज वाटर होता है उसका एक टैंक बनाना है घरों के अंदर। जो घरों के अंदर होगा, छोटा सा वो टैंक होगा, वो आगे उसका नक्शा पास होगा। आज तक वो नहीं पास हो सका। फिर जितने आपके प्लाजाज हैं वो पार्किंग एरिया तो छोड़ते नहीं, तो क्या वो रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे और उनसे अमल दरामद वो लोग कराएंगे जो पैसे लेके गलत नक्शे पास करते हैं। और पूरे लाहौर में चले जाएं। मैं जनूबी लाहौर को हमेशा इसलिए टास्क करता हूँ कि वो CM साहिबा का अपना हल्का है। वो CM साहिबा साहब वहाँ रहती हैं, वो रोज वहाँ से 10 दफा गुजरती हैं। कल भी 2 दफा गुजर गई, मैंने खुद उस रूट पे देखा। वो वहां से 24 घंटे उनका आना जाना है। आप कह रहे हैं चिराग तले ही अंधेरा है, अगर वहां नहीं हो रहा ना तो आपका सब्जाजार के बुरे हालात हैं, इकबाल टाउन के बुरे हालात हैं, गुजरपुरा के, शादबाग के, चाइना स्कीम के, आपके अंदरून शहर के। इनके अंदरून शहर में तो गर्की सिस्टम से बाहर नहीं आ सके आप। सही कह रहे हैं। आप ट्रीटमेंट प्लांट और ये रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ से लगाएंगे? PHA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। शुक्र है उन्होंने किसी PHA के किसी सीनियर अफसर को हटाने को हुक्म नहीं दे दिया अदालत ने, जो उनकी कारकर्दगी है। सिर्फ ये पूछा जाए कि जी पौधे लगाने की बजाय ये लोहे के एंगल आयरन लगाना आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ पे लिखा है? बिल्कुल। फिर जो आपने पानी, नहर के पानी पे आपने फवारे लगा दिए, डेंगू के पीक सीजन में चला दिए, उसमें बंदा पूछे कि वो क्यों चला दे, पूरा साल आपने चलाया नहीं। जो वासा है ना, वासा, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है और उसकी रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उसके नए SOPs तैयार करने की जरूरत है, उस पर एक नई जो है ना वो उनके थीम जो है ना नए इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। यानी आप कह रहे हैं अथॉरिटी बनी तो उसके बाद कुछ चीजें लाजमो मुलजूम है, कुछ चेंजेस लेकर आई, चेंजेस होनी चाहिए। और इस हवाले से अथॉरिटी में जो ओवर स्टाफिंग है या जो नलायक लोग बैठे हुए हैं उनको निकाल बाहर करने की जरूरत भी है। इस हवाले से जब रिस्ट्रक्चरिंग होगी, रीऑर्गेनाइज इदारा होगा तो इससे हालात बेहतर होंगे। रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है, रिस्ट्रक्चरिंग तो हो गई है। अब DG वासा का अलहदा है, प्रॉपर स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो DG बन गए हैं, और उसके बाद तमाम MDs अलग-अलग हो गए हैं, नीचे पूरी प्रॉपर बॉडीज हो गई हैं, कानून नाफिज हो चुका है, जुर्माने तय हैं करने हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ कहा ना कि बढ़ाएं जुर्माना। हाई कोर्ट ने तो ये हुक्म दिया है कि इनको असर कोई नहीं हो रहा, इनके जुर्माने बढ़ाएं। अदरवाइज जुर्माने करने की, गिरफ्तारियां करवाने की, आपके पर्चे दर्ज कराने की, कनेक्शन मुनक़ते करने की तमाम तर कानून SOPs मौजूद है। उस पर अमल दरामद खोकर साहब ने सही कहा, नालायक अफसरों की वजह से नहीं होते। अब वो नालायक अफसरों पे आप जितना नालायक करते रहेंगे वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। वासा के अंदर क्या जी, वासा का इस वक्त एक ही फोकस है, लाहौर डेवलपमेंट प्लान, बस वो करवा लें। सड़कें खोद के परे फेंकी हुई है और नई सड़कों में उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं, तो वो करवाने से उनको फोकस ही कुछ नहीं और हो रहा। वो भी वबाले जानी बना है, जहां जहां इतना आसान हल है। हाई कोर्ट ने आपको सारा सिस्टम बना के दिया। पिछली हेयरिंग में कहा कि आप जुर्माना करें और उसको कंज्यूमर के बिल में डालें। सही, खत्म कर दें कि अलहदा पर्ची जा रही है, कोई जमा करा रहा है, नहीं करा रहा, आप उसको बिल में डालें ताकि वो उसका मल्टीप्लाई होता रहे। वो नहीं अदा करेगा उस पे आपको टैक्स लगता रहेगा, जुर्माने बढ़ते जाएंगे और वो जुर्माने बिलों में लगेंगे। बिल्कुल, फिर किसी पे असर होगा। अच्छा जी, LDA 1 विंडो सेल पर 3000 से ज्यादा दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार है। निगरान दौर में ये तादाद चंद 100 तक महदूद कर दी गई 600 होती थी तादाद। तो अब फिर जब मोहसिन साहब आए और उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया तो उन्होंने विंडो पे बड़ा फोकस किया और वो आते ही विंडो पे थे। मतलब कि उनको LDA से गर्ज नहीं था। CM साहिबा भी तो एक चक्कर लगा कर आई, वो विंडो पे गई नहीं। अच्छा, वो तो नहीं गई विंडो पे, और एक ही दौरा उन्होंने, एक ही दौरे का 3 घंटे का। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं शायद पड़ी, उनको एहसास हो गया कि LDA से काम लेना ये मेरे बस की बात नहीं है। वो अंदर बैठी नहीं, उन्होंने जो रूम था अंदर, वहीं पे उन्होंने एक मीटिंग ली, कमेटी रूम के अंदर ही 3 घंटे गुजार के वो चले गई, विंडो पे नहीं गई। अब मोहसिन साहब कभी भी अंदर नहीं जाते थे, वो विंडो पे उतरते थे, अचानक आते थे, हमें भी नहीं पता होता था, DG को भी नहीं पता होता था। विंडो पे आके वो लोगों के, उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि जो हजारों की पेंडेंसी थी वो चंद दिनों के अंदर 300, 400, 500 पे आ गई। और वो 13 महीने उसके बाद जितना टेन्योर रहा वो 300, 400, 500 पे रही, उससे ऊपर नहीं गई। ग्रेट। अब हालत ये है कि सिर्फ ये एक सेक्टर में 1000, 2-2 हज़ार आम बात हो गई है।
एक छोटे छोटे डायरेक्टरेट में 500-600 पर एनसी आम हो गई। लापरवाही है फिर ये, लापरवाही नहीं, काम ही नहीं करना चाहते। वही ना, एलडी तो मशहूर है कि पैसे के बगैर आप काम करवा ही नहीं सकते वहां से कोई। इन्होंने सारी फाइलें जो है वो लोगों को उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर दें। कोई आप केस अप्लाई कर दें, आपके गला मुर्दा उखाड़ लेंगे, आपके दादा परदादा के कि जी वो ये हो गया था, वहां हो गया था। और रिकॉर्ड शिफ्टिंग का जो इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया हुआ है, भाई रिकॉर्ड शिफ्टिंग एक इटसेल्फ एक अलग अमल है। आपकी तमाम फाइलों को चेक करके कंप्यूटराइज करके स्कैन करना है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अगर इसको बुनियाद बना के लोगों के रूटीन के काम बार बार चक्कर लगवाए, ट्रांसफर्स हैं लोगों की, एनओसीस हैं, लोगों के मुख्तलिफ मामला है, उसको रोका हुआ है और सारा दिन फजूल बैठे रहते हैं। हालत ये है कि डीजी कई दिन खपता रहा बेचारा, उसने एडीजी की जिम्मेदारी लगाई। कोई एडीजी, 4 एडी है, एडीजी एडिशनल डीजी, वो आने को तैयार ही नहीं विंडो पे। जब वो नहीं बैठेंगे तो काम कौन करेगा? नीचे अफसरान वो आने को तैयार नहीं है, डायरेक्टर्स कोई वहां पे बैठने को तैयार नहीं है। लोगों को किसके हालों करने में छोड़ा हुआ है? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक आता है, उसको एक क्लर्क कहता है जी बैठे जी है, बड़ा मसला निकला है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि यार मैं गुलबर्ग में 10 कनाल का मालिक, अरबों की मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे आज ये कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में मसला निकला है। और एक क्लर्क लेवल का बंदा, उसको क्या है, फिर वो ब्लैकमेल होता रहता है, फिर वो अपना काम कराने के चक्करों में पैसे देता है, पैसे दे दिला के आपकी और फिर भी काम नहीं होता। अब हालत ये हो गई एलडीए में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि पैसे देके भी लोगों के काम नहीं हो रहे। नहीं, ये तो फिर ब्लैकमेलिंग है सीधी। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। इस हवाले से पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जो एलडीए के जो अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं जिनका 2 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, उनको ट्रांसफर करने की जरूरत है। उनको उनके उद्दों से हटाया जाए और खासतौर पर ये वन विंडो सेल का जो अमला है, इसको भी ट्रांसफर वहां से किया जाए। नया यंग ब्लड जो एंटर किया जाए और नए लोगों को बिठाया जाए ताकि वो नए जज्बे के साथ काम कर सके। इस हवाले से ये बहुत जरूरी है। और जो इनको दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर किए जाए लोग जो, और खासतौर पर जो पैसे लेने वाली सीटें हैं, जहाँ पर पैसे कमाने की सीटें हैं, वहां पर सीटों पर जो ईमानदार लोगों को तैनात किया जाए, वहाँ करप्ट अनसर को हटाया जाए वहां से। वहाँ किसी भी करप्ट बड़ा मुश्किल है कैसर खोकर साहब, ये लोगों को तलाश करना ऐसे है जैसे आप बस चिराग लेकर रेगिस्तान में पानी तलाश करने निकल चले जाएं कुछ, क्योंकि ये लोग अपनी जड़ें जो है वो बड़ी मजबूत करते हैं। एक ही इसका सबसे जो प्रॉम्प्ट हल यही है कि जो लोग 2-2 साल से बैठे हैं, ठीक है, जिसमें टाउन प्लानिंग का अमला जो है ना, वो तो सीटों के साथ ऐसे बैठा जैसे रजिस्ट्रियां करा के आया है कि हमने यही मरना है, यही जाना है। गुलबर्ग के हो गया, जौहर टाउन की जो भी जहां के भी एरियाज है, इनको रीशफलिंग बहुत जरूरी है। इनको उड़ा के रीशफल किया जाए और डीजी इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए, फिर किसी की सिफारिश ना मारे। नए लोगों को चांस दें, कोई मजबूरी नहीं है। और जिनकी प्रोग्रेस नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको तो बिल्कुल बिठा दें। ये थोड़ा सा ये एक्शन लिया जाएगा तभी शायद लोगों को भी सुनी जाए और तभी शायद ये माफिया भी कंट्रोल में, अदरवाइज नहीं होने वाला। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, सिफारिश और मुबैना असर रसूख पर मनपसंद सिफारिशी डॉक्टर्स की पोस्टिंग से दर्जनों टॉप मेरिट के हामिल डॉक्टर्स की हक तलफी की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक अमल है। कैसे बिल्कुल इस हवाले से ये जो महकमा स्पेशल हेल्थ केयर में हुआ है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सिलेक्ट होकर सीनियर रजिस्ट्रार या डॉक्टर आते हैं, उनको पहला ऑप्शन दिया जाता है पोस्टने के लिए। उनको सीआरटी के मुताबिक जो है ना वो पहला ऑप्शन देकर उनको पोस्ट किया जाता है। जो पहला फर्स्ट कम की बुनियाद पर जो है वो उनको पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन इन्होंने ये किया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आए हुए सिलेक्टी थे उनको दूर दराज इलाकों में फेंक दिया और जो पहले के जो सीनियर रजिस्ट्रार पड़े हुए थे, बैठे हुए थे, उनको लाहौर शहर में और दूसरी यहाँ पोस्टों पर लगा दिया। और इस वाले से वो जो उनके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सीनियर रजिस्ट्रार आए हैं उनकी हक तलफी हुई है, उनके साथ ज्यादती है। मेरिट का तो नामो-निशान नहीं, मेरिट का नामो-निशान मिट गया। और ये पिक एंड चूज की बुनियाद पर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेक्रेटरी जो उनकी हक था उनकी हक तलफी की गई है और दूसरे डॉक्टरों को अहम पोस्टों पर तैनात कर दिया गया है और बेचारे दूसरे ओन पे एंड स्केल तैनात कर दिए गए। प्रायोरिटीज ये होंगी तो फिर आपका हेल्थ सिस्टम तबाह ही होगा। अच्छा, होता यह है कि जो टॉप के होते हैं आपके जो लिस्ट पे, जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन से वो आए, जो टॉपर्स है उनका पहले राइट होता है। उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या उनको बड़ी जगहों पे पहले जगह पे उनको तैनातों की ऑफर दी जाती है। ये नहीं होता कि उनको पिक एंड चूज करके या सिफारिशें जो आई हैं या लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आप नीचे से बंदे उठाए और लगा दें। अगर वो रिफ्यूज करे, फर्ज करे टॉपर है, उसका कोई अपना जिले में उसको जाना पसंद है, तो उसको पहले उसका राइट है, वो रिफ्यूज करे तो आप उसके बाद किस मर्जी को लगा दें। अब वो रिफ्यूजल जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आपने उनको ऑफर ही ना करें और उनको कहें कि जाएं जी आप रहीम यार खान जाके बैठ जाएं, आप डेरा गाजी खान बैठे, लोधरा बैठे, ठीक है, और वो बेचारे सारी उम्र
इतनी मेहनत करके यहाँ पढ़ के उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़े जिलों में काम करें, ऐसे ही, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको ज़हनी सलाहियत और कैलिबर से नवाजा होता है, तो आप कौन होते हैं कि उनकी हकतलफी कर लें? बिल्कुल सही। आप पहले राइट ऑफ रिफ्यूजल ले, अगर वो रिफ्यूज करें तो उसकी जगह किस मर्जी को लगा दे, फिर भी आप नीचे से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप जो नीचे रह जाते हैं, सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, ऑप्शन है, फोर्थ, आपने फिफ्थ उसको ऑप्शन पे बिल्कुल जाते ऐसे ही हैं। है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये जाती है, बहुत बड़ी जाती नहीं, है। इससे आपका हेल्थ सिस्टम पे भी असरअंदाज होगा ना। आप देखें, आप अपनी मर्जी के डॉक्टर लगा देंगे, वो उस सुइट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, चीजों को समझ पा रहा है अच्छा, नहीं। पहले क्या होता था कि जो बोलता था, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता था, उन्हें दूर दराज के जिलों में उठा के बतौर सजा फेंका जाता था। अब जो बेचारे टॉपर्स हैं, जो यहाँ पे इतना पढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप करने के बाद आए हैं, तो उनको भी आपने वो सजा दे दी है। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, जिनका राइट बनता है आपने उनको उठा के। खैर, इस चीज पे तो मेरे ख्याल से कुछ कमेंट करना भी मुश्किल ही है, क्योंकि यहाँ पर जब खुद चीजें वो दानिस्ता तौर पे की जा रही हैं, प्लान करके की जा रही हैं, तो उस पर फिर आप क्या कह सकते हैं जी। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी, कैंट में एक और जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरफ्तार हुआ है। जिले इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्त में आया। जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ इस्तगासा जमा कैसे बन जाते हैं? जी बिल्कुल, इस वाले से ये बड़ी असली नहीं मिलते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। असली नहीं मिलते, असली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मैदान में नहीं जाएंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, दुकानों को चेक नहीं करेंगे, जनरल स्टोरों को चेक नहीं करेंगे, सब्जी और फ्रूट की दुकानों में चेक नहीं करेंगे, तो बस नकली तो आएंगे ना। अब नकलियों ने चेक करना शुरू कर दिया, चलो कुछ तो बेहतरी हो रही है। नहीं, वो सिर्फ चेक नहीं करते, वो अपनी जेबें भी भरते हैं। चलिए, टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। रूडा, जिसने एक नया शहर आबाद करने की जिम्मेदारी उठाई और बहुत ही खुश उसलूबी से ये जिम्मेदारी निभाता चला जा रहा है। रूडा में अब कितने फेजेस पे काम मुकम्मल हो चुका है, किस तरह से ये काम चल रहा है और किस तरह से बुनियादी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, जो हम कहते हैं कि हमेशा नए शहरों में होनी चाहिए, जो चीज़ें हमें अपने शहर लाहौर में मिसिंग नज़र आ रही हैं। आबो हवा की अगर हम बात करें, तजावुज़ात की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो नए शहर में इन चीज़ों को किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है, रिहायशियों की सहूलियात के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज रूडा सैयद अली आसिम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो रूडा का एक जो प्रॉपर विजन था, जो एक प्रॉपर आइडिया था, ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। ओके, थैंक यू मैडम, आप लोगों ने हमें बुलाया इस प्रोग्राम पे, और इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को अंदर ये बात थोड़ी सी हम लोग उजागर करना चाहेंगे कि रूडा एक्चुअली वजूद में आया क्यों। एवरीवन नोज़ के लाहौर की जो आबादी है वो एक ज़माने में एक छोटा सिटी समझा जाता था, फिर ग्रेजुअली बढ़ता गया, अभी तकरीबन ही मेट्रोपॉलिटन और मेगापॉलिटन लेवल के ऊपर आ चुका हुआ है। अर्बन स्प्रॉल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि एक आबादी का एक, जिसको कहते हैं सर्ज स्टार्ट हो चुका हुआ है, उसको कहाँ एकोमोडेट करेंगे आप। ज़मीन बहुत कम रह गई है लाहौर के अंदर, तो एक हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर जो जारी बात है, हमारे जो इदारे के अंदर जो मैनेजमेंट्स बैठी हुई हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़े एक गौर व फिक्र के साथ, इस तजवीज़ के साथ वो आगे लेके आए कि बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2020 रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे से वजूद के अंदर आ गया। अब रूडा क्या है? रूडा ये आम आवाम इसको एक अथॉरिटी के लिहाज से जानती है, एक रियल एस्टेट परहैप्स एक रियल एस्टेट कंपनी के नाम से जानती है। समटाइम लोग पूछते हैं एलडीए टाइप कोई इदारा है एग्जैक्टली जो इस तरह से डील कर रहा है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह को। एग्जैक्टली ये इसी तरह का एक चीज़ जो है ना, एक परसेप्शन अवाम के अंदर है, जबकि ये एक सिटी की एक जिसको कहते हैं फॉर्मेशन है, जिसको हम रावी सिटी कहते हैं। अब हमने जितनी भी अर्बन स्प्रॉल ये आ रहा है, जितनी आबादी लोगों की बढ़ रही है, इसको एकोमोडेट करने के लिए अराउंड 5 to 7 मिलियन की पॉपुलेशन, यानी 50 से 70 लाख लोगों की आबादी को एकोमोडेट करने के लिए लाहौर के साथ एक ये रावी सिटी जो है ना, इसको हम लोग वजूद में लेके आए हैं। तो टू बी टेक्निकली लाहौर की तर्ज पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, लेकिन अगेन अगर लाहौर की तरह का ही शहर आबाद होगा, वी होप कि इससे बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम तो अगर लाहौर में रह रहे हैं तो हम बहुत सारे इश्यूज देख चुके हैं। हमें पता है कि अब जब नया शहर बनाया जा रहा है
तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमने रिपीट नहीं करना। Exactly. सबसे पहले तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट लाहौर में बहुत है, तो रूडा में ये इंश्योर किया जा रहा है कम से कम ये चीज़। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जी आपका। एक्चुअली रूडा का जो मेन रीज़न है वजूद में आने का, वो है आपकी रावी, रिवर रावी की रीजुविनेशन का। रावी की आपको पता है कि ये बड़े सगीर के ज़माने से, बल्कि उससे भी पहले मुग़लों के ज़माने से लाहौर रावी के वजह से जाना पहचाना जाता था। वॉल्ड सिटी अगर आपने देखा है, शाही किला आपने देखा है, ओल्ड ये जो मॉन्यूमेंट्स आपने देखी हैं, एट वन टाइम रिवर रावी यूज्ड टू सराउंड ऑल दीज प्लेसेस। एग्जैक्टली। और इसकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती थी, बड़ी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अब रावी की हालत ही वो नहीं ना रही कि आप उसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र भी करें। पाथ इज देयर बट रावी नजर नहीं आता। हमें अपने बचपन में पता है, अब हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है इन चीजों का। हमारा जो मेन विजन है, जो मिशन एंड विजन ऑफ रूडा है, वो ये है कि रावी को उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आना है, उसके एक्वाफर्स से पानी को ऊपर लेके आना है, उसकी साइड बाउंड्रीज को, जो एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग आपकी रिवर एम्बैंकमेंट्स चल रही हैं। ये एक 46 किलोमीटर की लेंथ का प्रोजेक्ट है, जो रावी को हमने, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं सीधा पतरा करना, उसको सीधे पाथ में हम लेके आ रहे हैं, उसके नीचे के पानी को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली लोगों का ये सवाल होता है कि जी पानी आएगा तो आएगा कहाँ से? बड़ा टेक्निकल सवाल होता है लोगों का कि जी पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि लोगों ने रावी को बिल्कुल ही वो देखे ना फ्लैट जिस हालत में देखा है। वेरी करेक्ट। तो जो अगर कहीं रावी के टुकड़े शुकड़े हैं वो छप्पड़ की फॉर्म कुछ पैचेस के अंदर आ चुके हैं, तो एक तो नीचे का ज़ेर ज़मीन पानी ऊपर लेके आएंगे, और ऊपर से जितना भी जो ये जो गंदा पानी भी होता है, डेफिनेटली दैट विल आल्सो बी देयर, बट उसको केटर ऑफ करने के लिए हमारे एक न्यूमरस नंबर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी वहाँ इस वक्त बनने की शक्ल में आ रहे हैं। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली डाउन द लाइन कुछ अरसे बाद आपको रावी उसी सिचुएशन में नजर आएगा, साफ सुथरा, और उसकी ब्यूटिफिकेशन। यानी हमारा जो मसला आने वाली नस्लों का था कि पानी हमारा ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल कहाँ पर पहुँच गया है, और जिस तरह से पानी का इस्तेमाल हो रहा है, पानी को ज़ाया किया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से इशू इस नए शहर में नहीं होगा। इस नए शहर में नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात पे कि ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्ल्ड वाटर फ्रंट सिटी है। रिवर टेम्स कॉन्सेप्ट आपको पता है लंदन का, द होल लंदन इज मेड अराउंड रिवर टेम्स, तो समहाउ ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, देखा जाता है कि आजकल आपने भी देखा होगा, कई हम लोग शाहराहों पे जा रहे होते हैं, मेन शाहराहों पे जा रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं यार 2 साल पहले तो नई सड़क बनी थी, तो अभी ये तोड़ के फिर पाइप्स क्यों बन रही हैं, क्यों डल रही हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा गया? इसका आंसर ये है कि रूडा रावी सिटी इज बेसिकली प्लान्ड सिटी। बाय प्लान्ड सिटी वी मीन कि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया हुआ है किस जगह पे 30 फुट की रोड होगी, कहाँ 40 की होगी, 60 की होगी, 120 की होगी, 220 की होगी। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड किस जगह पे नीचे पाइप जो है होगा, किस जगह पे बड़ा सीवेज पाइप होगा, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। सो ये दोबारा ऐसा होगा नहीं कि हम लोग बाद में सोच रहे होंगे कि ओहो ये तो चले, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें आजकल भुगतना पड़ा ना, कभी कहीं से सड़क को उखाड़ दिया गया है, कभी लाहौर डेवलपमेंट पैकेज, कभी वासा, कभी कुछ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सैयद अली आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रूडा के जो प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ तक पहुँचे, उन पर रोशनी डाल दें। अच्छा मैडम, जैसे मैंने पहले भी आपको बयान किया है कि इट इज़ बेसिकली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर फ्रंट सिटी इन द मेकिंग। तो 25 से 30 साल का ये मंसूबा है। ठीक है। अब एक सिटी जब मार्ज़ वजूद में आ रहा होता है इन द मेकिंग होता है, तो उसमें एजुकेशन, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़, उसमें एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, और यानी जो आसाइशें आपको एक सिटी में चाहिए होती हैं वो भी साथ साथ इन द मेकिंग होती हैं, प्रोसीजर में होती हैं। तो हर फेज़ के अंदर काम ये चल रहा है साथ साथ। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और दीगर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ चल रहे हैं। तो रूडा बेसिकली डिवाइडेड है फेजेस के अंदर। ठीक है। राइट नाउ जो सबसे बड़ा फेज़ है वो फेज़ 1 है। ठीक है। और मैं बल्कि एक और बात भी आपको इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे आम लोग कहते हैं कि आप लोग सारे दरख्त काट रहे हैं, सब कुछ सिटी के अंदर कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे 1,40,000 एकड़ जिस पे रूडा फैला हुआ है, उस पर तकरीबन 13% जो हिस्सा है वो तकरीबन आपका 18,200 एकड़ बनता है। वो हमने सिर्फ ग्रीन
सेक्टर्स के लिए मुख्तस किया हुआ है। Great. हमारे बाय लॉज ये हैं कि कोई भी सोसाइटी बनेगी, कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें ग्रीन सेगमेंट दैट विल ऑलवेज बी देयर, सो दैट कमिंग जनरेशन के लिए स्मॉग और इस तरह के पोल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैनेस है, उसको कर्टेल किया जा सके। ठीक। हैविंग सेड दैट, फेज़ 1 के अंदर हमारा जो अभी फ्लैगशिप मंसूबा है रूडा का, उसको चहार बाग कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चहार बाग जब लॉन्च हुआ था 2022 के लेट क्वार्टर के अंदर, तो हमने अभी इस वक्त 2025 के जो स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर चल रहा है, हमने लोगों को उस जगह की पोजीशन देनी स्टार्ट कर दी हुई है। तो हमने अपना प्रॉमिस लोगों के साथ पूरा किया है। लोग अब कहते हैं कि जी हमें फेज़ 1 के अंदर कुछ प्लॉट दे दें, जो कि 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट थे, और तो सारी बात अब क्योंकि है नहीं हमारे पास बेचने के लिए, बिक चुका हुआ है, तो और उस पर लोग अपने घर बनाना अल्टीमेटली स्टार्ट करने वाले हैं। सुई गैस का कनेक्शन हमने उसके अंदर हमने अप्रूव करवा लिया हुआ है। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तो हमारा सोल्ड ऑफ हो गया, उसके बिल्कुल पीछे हमने, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि हमें और भी कुछ लैंड प्रोवाइड की जाए, तो चहार बाग एनक्लेव, यानी कि जिसको आप फेज़ 2 भी बोल सकते हैं, वो हमने 2024 के स्टार्ट में स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बात को 1 साल और एक आध महीना हुआ है कि तकरीबन 65 to 70% हमने वो भी बेच दिया। ओवरसीज का कैसा देखने में आता है? ओवरसीज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पता है आप ये देखें कि लोगों के अंदर दो चीज़ें चलती हैं। अगर ओवरसीज हो या नेशनल पाकिस्तानी हो, उनका ये होता है कि या तो अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी है तो सिक्योरिटी नहीं है, और अगर सिक्योरिटी है तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोग फाइलों के धोखे में चले जाते होते हैं। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा लोगों को ये इशू रहा, बहुत सारे ओवरसीज जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजियां इस तरह ही फाइलों की नजर हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो रूडा फाइल नहीं भेजता, रूडा डे 1 से आपको प्लॉट देता है, ऑन ग्राउंड प्लॉट। तो ओवरसीज हैं जिनको पता है कि अगर पाकिस्तान में वो पैसा भेज रहे हैं तो उनको पता है कि उनकी सिक्योर जगह पे जा रहे हैं, वो एनी टाइम आके ऑन साइट विजिट करके अपना प्लॉट देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज। और ग्राउंड वर्क इस वक्त जो करंट डेवलपमेंट चल रही है उसको देख सकते हैं, ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। तो फेज़ 1 जैसे मैंने आपको कहा था कि वो सोल्ड ऑफ हो गया। एनक्लेव के अंदर हमारे पास 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की इन्वेंट्री मौजूद है। तो बिल्कुल आके वो उस चीज़ को फायदा कस्टमर्स के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? अब जैसे कि आपने बताया 3 मरला, 5 मरला, ये तमाम, अब बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम से ही चाह रहे होंगे कि वो जाके विजिट भी करें, इंफॉर्मेशन इस बारे में लें। सो आपका 1 विंडो और इसके अलावा अगर ऑनलाइन कहीं से इंफॉर्मेशन लोग लेना चाहें वो भी बता दें। बिल्कुल। आप सबसे पहले तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि डेफिनेटली आ नहीं सकता, तो वो रूडा की वेबसाइट पे जाके आप उस पर तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम चीज़ें आप उस पर देख सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, लाहौर के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, तो मोस्ट वेलकम। हमारा हेड ऑफिस है जहाँ सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज की टीम बैठी हुई है। एनी टाइम वो आके हमसे अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। और बल्कि हम तो इन्वाइट करते हैं कि लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है और सरकारी चीज़ें और सरकार के लोग आने नहीं देंगे। एलडीए की तरह बार-बार चक्कर तो नहीं लगवाए जाते। ठीक है, नॉट एट ऑल, मोस्ट वेलकम। मैं तो बल्कि आपके प्रोग्राम के थ्रू ये लोगों को कन्वे करना चाहूँगा कि आप आएँ और हमसे पूछें। हम वी विल बी आई मीन ओब्लाइज्ड टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। और इसके अलावा देखें कई डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट है, सेल्स है जो कि कमर्शियल के अंडर आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। किसी चीज़ की भी क्वेरी चाहिए, कस्टमर होता है कि वो कहता है कि आज अभी इधर से वहाँ पहुँचाया जाता है, वहाँ से अगला डिपार्टमेंट, कोई ऐसी बात नहीं। आप 1 विंडो पैसे लगाने हैं तो आप तमाम इंफॉर्मेशन लेकर ही आप इसको जो है गो अहेड कर सकते हो। तो इसके लिए जी आपके लिए तमाम तरह तो 1 विंडो ऑपरेशन पे आप जाएं और उस पे आप सब कुछ अवेलेबल। दैट्स रियली ग्रेट। मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? देखने वालों के लिए मैसेज ये होगा कि जी आप हार्ड अर्न इनकम को सिक्योर रखिए, बगैर देखे इन्वेस्ट ना करें। एक रूडा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी जनरेशन्स का पैसा सेव्ड होगा, आपका ट्रस्ट तोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग जिन लोगों ने यहाँ मुस्तफीद हुए हैं, आप उनसे अपने पीयर सर्कल से पूछिए, आप ऑनलाइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखिए, ऑन ग्राउंड आके अपनी आंखों से चीज़ देखिए। और ये मैं आपको बात बताऊंगा कि गवर्नमेंट आपके पैसे की ज़ामिन है इंशाल्लाह। चलें जी, इससे बड़ी क्या आपके पास गारंटी हो सकती है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं जी, लेकिन उससे पहले स्पेशल बर्थडे जी डिप्टी डायरेक्टर एंटरटेनमेंट है जी CNN नवीद खालिद साहब, जिनको हम अली NK के नाम से जानते हैं जी। अली NK साहब की आज बर्थडे है जी, उनको हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, इसके बाद बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं जी। सोबान उमर की सालगिरह है, मोहम्मद महबूब की सालगिरह है और इसके साथ जी अब्दुल्ला की आज सालगिरह है। आप सबको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन जी हैप्पी बर्थडे। अगर आपकी सालगिरह कल है यानी कल है संडे, तो आप परेशान ना हो जी, मंडे के दिन आपकी सालगिरह शामिल कर ली जाएगी। संडे और मंडे जिनकी बर्थडे है जी, वो हमें अपना नाम अपनी पिक्चर के साथ भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। इसके अलावा आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके इलाके में कोई इशू है तो आप वो भी हमारे साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं जी। आपके इलाके का इशू ज़रूर हाईलाइट किया जाएगा। इसके साथ साथ जी हमें अब आपसे इजाज़त चाहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।